ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। सुनो, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको सुनना। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एक नील है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है H2O इन द वेपर फॉर्म, ठीक है, और ऑक्सीजन तो है ही। ये दोनों चीजें चाहिए रहती है रस्टिंग करवाने के लिए, ठीक है। और ये दोनों, और ये आयरन की नेल है, ठीक है। इन सब में रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है क्या, रस्ट का। नेल पे क्या लग जाता है, रस्ट, ठीक है। वो रस्टिंग का जो फिनोमिना है कहाँ पर हो रहा है बच्चों, इट इज ऑकरिंग एट सरफेस, ठीक है। सरफेस पे हो रहा है, क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2। इसी को क्या बोला जाता है, रस्ट। एक्स क्यों बोलते हैं, वाटर ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में भी वेरिएबल, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस वजह से एक्स लिखते हैं। तो ये फिनोमिना क्या है, दिस इज नोन एज कोरोजन। आयरन के केस में कोरोजन का नाम होता है रस्टिंग, ठीक है। तो ये कोरोजन, ये कैसा फिनोमिना है, इट्स अ सरफेस फिनोमिना। और देखो जरा, एक एक करके आते हुए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो एक सॉल्यूट है, उसका मैंने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जितना वो घुल सकता है उससे ज्यादा घोल दिया। कैसे घोल सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, टेम्परेचर हाई कर दो। जैसे एक पानी में फिक्स अमाउंट ऑफ शक्कर ही घुलती है, ठीक है, और आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के चाशनी बनाते हो तो ज्यादा घुल देते हो, तो वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन होगी। और अब जब इसको ठंडा करा जाता है, फ्रीज व्रीज में रख देते हो। मान लो आपने एक थ्रेड लिया, ऐसी एक लकड़ी स्टिक ली, उससे एक क्या है, बार बार यहाँ से एक धागा लटका दिया ऐसे, ठीक है। फिर तुम देखोगे क्या होगा, और ठंडा कर रहे हो इस सॉल्यूशन को, कैसा कर रहे हो, कूल कर रहे हो। मान लो इसमें 50 ग्राम सॉल्यूट घुल सकता था, ये इसका सैचुरेशन कैपेसिटी थी कि 50 ग्राम घुल सकता था, इसके अंदर पानी 100 ml मान। पर मैंने इसमें घोल दिया था टेम्परेचर बढ़ा के 100 ग्राम। तो बाकी भी जो बचा हुआ एक्सेस जो 50 ग्राम है, जब ठंडा होगा तो कहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों, इस थ्रेड पे आके उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइजेशन। तो किसी सॉल्यूशन में से सॉल्ट जब एक्वस स्टेट से वापस से उसके क्रिस्टलाइन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। ये भी कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। 2-4 पार्टिकल आके इकट्ठे हुए, जैसे NaCl का ही क्रिस्टल बनना है, फिर ये इतना सरफेस हुआ, फिर और वो अपने सोडियम आयन को बुलाएंगे, क्लोराइड आयन को बनाएंगे, बुलाते जाएंगे, है ना। तो ऐसे सोडियम और क्लोराइड के आयन इकट्ठे होते जाएंगे, जो भी उनकी ज्योमेट्री होती है ना, कौन से टाइप की सेल बनाते हैं, उस हिसाब से वो ज्वाइन होते जाएंगे और बड़ा सा क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो व्हाट, हाँ, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। अब शक्कर को तुमने जब प्योर पानी लिया था, प्योर वाटर, ठीक है, उसके अंदर एक शुगर का क्रिस्टल डाला। एक क्रिस्टल में उसको कह रहा हूँ, जो छोटा सा होता है ना, जो दिखता भी नहीं है तुम्हारे को ढंग से, है ना, वो क्रिस्टल को मैंने बहुत सारे डाले, पर एक क्रिस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस क्रिस्टल को अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो इस क्रिस्टल में भी बहुत सारे क्या होंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। और ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी होगी बच्चों, ये मान लो ये एक शुगर का क्रिस्टल है, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। तो पहले कौन से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे बच्चों, पहले कौन से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे, सरफेस पे जो है वो जाएंगे, लेयर बाय लेयर हटेगा, है ना। तो ये लेयर पे, फर्स्ट वाली लेयर पे जो मॉलिक्यूल बैठे हैं पहले वो घुलेंगे पानी के अंदर, फिर अगली वाली जो लेयर है वो घुलेगी पानी के अंदर, फिर तीसरी जो लेयर है वो घुलेगी। तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस भी कैसी होती है, सरफेस फिनोमिना होता है। मतलब किसी सॉल्ट का या किसी क्रिस्टल का पानी में घुलना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फिनोमिना, है ना। किसी सॉल्ट का एक्वस स्टेट से, मतलब सॉल्यूशन के स्टेट से वापस से क्रिस्टल बनना, दैट इज ऑल्सो अ सरफेस फिनोमिना। एक आयरन की नेल है
उसमें बहुत सारी गैसेस O2 और H2O के प्रेजेंस में उसका रस्ट बन रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सरफेस फिनोमिना। और एग्जाम्पल देखो, ये बात सबको क्लियर, सरफेस फिनोमिना कितने मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किए। तो इसी की स्टडी क्या कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री। तो मैटर पे जितने भी सरफेस फिनोमिना होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो क्या डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री है ये, फिजिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, सरफेस रिलेटेड फिनोमिना, वेयर वी स्टडी सरफेस रिलेटेड फिनोमिना, सरफेस रिलेटेड फिनोमिना। सरफेस किसकी, सॉलिड की सरफेस, लिक्विड की भी हो सकती है, लिक्विड की टॉप सरफेस होगी, है ना, कंटेनर में लिक्विड रखा है तो ये जो है इसकी ये सरफेस हो जाएगी ऊपर। तो मेनली ज्यादातर सॉलिड है, लिक्विड भी हो सकती है, तो यहाँ से हटा दो उसको। स्टडी सरफेस रिलेटेड फिनोमिना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। कौन कौन से हो गए सरफेस रिलेटेड फिनोमिना, तो एग्जांपल बहुत सारे, मैंने इसमें से कुछ बताया आपको, क्या जैसे कोरोजन हो गया, ठीक है, और क्या क्या चीजें देखी, डिसोल्यूशन, हाँ क्रिस्टलाइजेशन, वेरी गुड, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है वो भी किसका एग्जाम, सरफेस पे ही होती है। ये इस तरह का कंटेनर होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है, ये बैटरी से लगा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या होएगा बच्चों, इधर इलेक्ट्रॉन सारे आ जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसको बोलते हो, क्योंकि इस पे एनायन आएगा, इसको बोलते हो एनोड, ठीक है, इस पे नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे कैटायन जाएगा, इसको बोलते हो कैथोड, ठीक है। अब कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, है ना, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी किसका एग्जांपल है, सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड पे तो होती है रिएक्शन, तो ये भी सरफेस रिलेटेड फिनोमेना ही तो है। कौन सी चीज, इलेक्ट्रोड पे जो जो प्रोसेसिंग होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। और कौन कौन से हैं, देखो बहुत सारे, ये तो सब फिनोमिना लिख दिए मैंने, ठीक है। बेसिकली अभी अपन इसको तीन ब्रॉड फिनोमिना सरफेस से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं सबसे पहला जो अपनों को पढ़ेंगे, दैट इज योर एडजॉर्प्शन, दैट इज योर एडजॉर्प्शन, सुनते जाओ, किधर उधर ना देखो, ठीक है। डी फॉर दिल्ली है, बी नहीं है यहाँ पे, एडजॉर्प्शन है, ठीक है। एडजॉर्प्शन होता है क्या, ये तुम अपनी लाइफ में डेली इनकाउंटर करते हो, ठीक है, नहा धो के तुम बढ़िया से बाहर निकले घूमने के लिए, है ना, मॉल वॉल गए, मॉल वॉल तो बच्चे जाते हैं, ठीक है, फिर क्या हुआ, हाँ पहाड़ी पे जाते हैं घूमने, है ना, बड़े लोग, मैच्योर लोग, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, मिट्टी, धूल मिट्टी आपके क्या स्किन पे चिपक जाती है, फिर घर आके देखते हो पूरा चेहरा खराब हो गया। क्या हो जाता है, जितना भी ये जो आपके इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, एसपीएम जिसको बोलते हैं, वो सारा आके आपके स्किन से, स्किन के अंदर घुस जाता है या स्किन के बाहर, स्किन के ऊपर ऊपर रहता है वो चीज, धूल मिट्टी लगती है, फिर नहाते हो, फिर निकालते हो, फिर हट जाता है वो। तो वो कौन सा फिनोमिना हो रहा है, दैट इज योर एडजॉर्प्शन। मतलब कोई दूसरी चीज, कोई दूसरे गैस के मॉलिक्यूल या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट वगैरह सॉलिड के सरफेस पे आके चिपक जाते हैं, उसको बोला जाता है एडसॉर्प्शन। द सरफेस क्लिंगिंग ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स और द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। समझ में आ रही है क्या बात सबको, है ना, इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। और एग्जांपल भी मेरे पास, एक एग्जांपल तो क्या दिया, जब बाहर जाओगे आपकी स्किन पे धूल मिट्टी आ जाएगी, फिर से धोना पड़ेगा, ठीक है, बार बार चेहरा धोना पड़ता है। फिर दूसरी चीज, और कौन सा एग्जांपल एडसॉर्प्शन को एग्जाम्प्लीफाई करता है बच्चों, देखो यहाँ पे मेरा बहुत बेशकीमती मेटल रखा हुआ है, प्लेटिनम, ठीक है। और प्लेटिनम के आसपास क्या होगी बच्चों, ये एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें, है ना। अब यहाँ पे मैंने लगा रखा है क्या, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, मैनोमीटर। बेसिकली मैं क्या देखूंगा, एयर का कुछ प्रेशर आ रहा है, ध्यान से सुनना, कितना आ रहा है, मान लो 1 atm, कितना प्रेशर आ रहा है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो क्या होगा, प्रेशर हो गया 0.8 atm। थोड़ी देर बाद प्रेशर क्यों रिड्यूस हो गया,
प्रेशर क्यों रिड्यूस हो गया? प्रेशर मतलब क्या होता है? ये जो गैसेस मॉलिक्यूल टकराएंगे, कोलिजन करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हो? प्रेशर। अब ये प्रेशर रिड्यूस क्यों हो गया? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल, वो प्लेटिनम जो है, ये मेटल है, इसके सॉलिड के सरफेस पे जाके क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए, ऊपर सरफेस पे चिपक गए, क्लिंग कर गए। तो ऊपर जब ये चिपक जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैसेस फेज, यहाँ पे पहले 100 मॉलिक्यूल थे, मान लो 50 इस पे जाके चिपक गए, तो अब कितने बचेंगे? यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स ही बचेंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना? प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कम हुए तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 1 एटीएम की जगह क्या हो गया? 0.8 एटीएम। इस वजह से लिखते हैं कि अगर आपको प्रीशियस मेटल को संभाल के रखना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाओ और यहाँ से सारी एयर निकाल लो। पहले सारी एयर निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली कुछ नहीं बचेगा, एक भी मैटर नहीं बचता है जब, उसे क्या बोला जाता है? मतलब यहाँ पे एयर का एक भी अंश नहीं बचेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हो तुम? वैक्यूम हो गया यहाँ पर, है ना? वैक्यूम क्रिएट कर दोगे, वैक्यूम क्रिएट कर दोगे तो यहाँ पे कोई एयर का मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे मेरा मेटल खराब नहीं होएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस है ना? हाँ। तो ये एग्जांपल भी एनसीईआरटी बताता है कि प्रीशियस मेटल को स्टोर करना है तो आपको उसको कौन सी जगह पे रखना पड़ेगा बच्चों? वैक्यूम में रखना पड़ेगा। कैसे वैक्यूम में? हाई ऑर्डर के, वहाँ पे वैल्यू भी लिखी है, अभी अपन रीड करेंगे तो देखेंगे। और देखो एब्जॉर्प्शन का और कहाँ कहाँ यूज है बच्चों। जब तुम एक नया जूता खरीदते हो, ठीक है ना, लेदर का जूता खरीदते हो, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है तुम्हारे को? एक थैली आती है, उसके अंदर भरा रहता है सिलिका, सिलिका जेल या सिलिसिक एसिड, सिलिका जेल भरा रहता है। सिलिका जेल क्यों रहता है बच्चों? क्योंकि वो लेदर के शूज हैं, लेदर के शूज हैं, या कोई भी तुमने मान लो थर्मस फ्लास्क खरीदा है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो, इक्विपमेंट, तो एक छोटी सी थैली रखी हुई मिलती है, वो काय के लिए होती है? सिलिका जेल क्या होता है? आसपास जो H2O है ना, खोखे के अंदर भी तो एयर है थोड़ी बहुत, तो वो उसके अंदर अगर ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तो शू, शू किसका मिलके बना हुआ है? लेदर का। और लेदर के ऊपर फंगस लग जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर जैसे ही होगा तो फंगस लग जाएगी, वो जूता खराब हो जाएगा। और फंगस नहीं भी लगेगी तो इट विल क्रिएट फाउल स्मेल, है ना? तो इस वजह से उससे बचने के लिए सिलिका जेल रख दिया। सिलिका जेल है क्या बच्चों? सिलिका जेल ये वाटर को क्या कर लेता है? छोटे छोटे से, छोटे छोटे से ऐसे बॉल के शेप में होता है सिलिका जेल, पानी के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, ऊपर के सरफेस पे क्लिंग कर लेगा, चिपका लेगा। और इस वजह से यहाँ पे डब्बे के अंदर वाटर का जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से आप क्या बोल दोगे कि अब ये शूज लंबे टाइम तक रखे जा सकेंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एड्सॉर्प्शन का। बात आ रही है समझ में? और बताता हूँ, चलो देखो, और देखो और क्या क्या है। पॉल्यूशन मास्क, पॉल्यूशन मास्क में एक लेयर होती है, अभी तो तुम्हें मालूम ही है, तो पॉल्यूशन मास्क में एक लेयर होती है एक्टिवेटेड चारकोल की। इसकी लेयर होती है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर होती है, फाइनली पाउडर्ड एक्टिवेटेड चारकोल। अब वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? जो अपनी यूजफुल गैसेस है उनको जाने देता है, और जो पॉइजनस गैसेस हैं, है ना, उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। अभी मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ, N95 मास्क की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी आता है एक वेरिएंट, इसमें आता है, ठीक है। तो नॉर्मल पहले जो चला करते पॉल्यूशन मास्क, उसके अंदर यही चीज होती थी कि जो यूजफुल गैसेस हैं वो अंदर जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 बाहर आती है ना। CO2 को अगर आपने बना दिया इम्परमिएबल तो अंदर की CO2 बाहर कैसे आएगी? तो कौन कौन सी गैसेस को रोक लेता है? पॉइजनस गैसेस है, SO2, SO3, जो कोयले की खदान में काम वगैरह करते हैं तो उनको एडवाइस किया जाता है कि पहले, ठीक है, वहां से गैसेस निकलती है, मीथेन वगैरह, तो ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो पॉल्यूशन मास में भी कौन से फिनोमेना का यूज हो रहा है बच्चों? एड्सॉर्प्शन का। और 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 देखो, जब गन्ने का रस, गन्ना निकाला तुमने, गन्ने को जूस बनाया उसका, ठीक है, तो एक कंटेनर है, उसके अंदर तुम्हारे पास है क्या? गन्ने का जूस। अब गन्ने का जूस में से आपको शुगर निकालना है ना। गन्ने के जूस में क्या है बच्चों? शुगर है, सुक्रोज है, C12H22O11, वो मेरे को क्रिस्टलाइज करना है अभी डिजोल्व फॉर्म में, क्रिस्टलाइज करना है। पर उसके साथ साथ ये जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करने वाली इम्प्योरिटीज हैं, जो गन्ने के स्टेम में जो जो पिगमेंट्स थे वो इसके अंदर जो आ गए हैं, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? ये सॉल्यूशन को अपन एक चारकोल बेड में से पास कराएंगे, है ना। चारकोल बेड मतलब मान लो ये आपका, यहाँ पे मैंने चारकोल के पार्टिकल ऐसे रख दिए, चारकोल के पार्टिकल ऐसे रख दिए, काले कलर के होंगे, रेड से बना रहा हूँ समझाने के लिए, और ऊपर से गन्ने का जूस इसमें से डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों? और इधर से ओपनिंग रख दी, आउटलेट रख दिया, तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जैसे ही तुम डालोगे इसके अंदर, तो सारे जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करने वाली इम्प्योरिटी है उसको ये चारकोल क्या कर लेगा बच्चों? सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही है बात?
सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, और इधर से जो तुम्हारे को मिलेगा वो क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। और फिर उसके बाद फिर उसको क्या कर लिया जाएगा, क्रिस्टलाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चारकोल यूज होता है दैट इज एनिमल चारकोल बच्चों। ठीक है, एनिमल चारकोल। तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बातें जो बोल रहा हूँ? इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, बस खाली टर्मिनोलॉजी पढ़ना होती है और सब सुनना होती है, बातों को रिपीट करना होता है घर जाके एनसीईआरटी से। आराम से इसमें से मार्क्स फैच किए जा सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, आपको क्लियर हो रही हैं ये बातें सारी? यस सर। देखो Yes, एक sir. होता है, यस सर। हाँ, अब एक होता है एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 मतलब इसमें से .2H2O हटा दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दिया। तो एनहाइड्रस CaCl2 भी डीह्यूमिडिफाइंग एजेंट है। डीह्यूमिडिफाइंग एजेंट मतलब एनवायरमेंट में से, एटमॉस्फेयर में से वाटर वेपर को ये क्या कर लेगा, निकाल लेगा, है ना, डीह्यूमिडिफाइंग। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है बच्चों, पर ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, क्या करता है ये, दे दिस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्प्शन करता है, बी फॉर बॉम्बे। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो क्रिस्टल है उसमें गैप्स होती हैं, क्रिस्टल के बीच में छोटे छोटे से गैप्स होते हैं, उसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा और स्पेसिफिक ज्योमेट्री में जम जाएगा, जिसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है क्रिस्टल के अंदर जा रहा है, बल्क के अंदर जा रहा है, और प्रॉपर ज्योमेट्री में अरेंज होकर इसको एक शेप दे रहा है। ठीक है, और कलर दे रहा है, कलर भी देता है, शेप भी देता है। कलर क्यों देता है, डी ट्रांजिशन वगैरह पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और यहाँ पे ये अंदर आके इसको शेप भी देगा, कलर भी देगा। तो एनहाइड्रस CaCl2 क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्लियर है ये? और अब फिर यहाँ से दो बातें आ जाती हैं, दो फिनोमिना हो गए। एक क्या हो गया, एडजॉर्प्शन, दूसरी चीज क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डी फॉर बॉम्बे, इधर डी फॉर डेल्ही। अब जैसे एक चौक ली तुमने, और चॉक स्टिक को तुमने एक नीले कलर की डाई में डाला, है ना, इंक की बॉटल में डाला, तो तुम क्या देखोगे, इंक के मॉलिक्यूल तो सरफेस पे ही क्लिंग हो जाएंगे। सरफेस पे एक्सपेरिमेंट करो, सरफेस पे ही चिपकेंगे तो चौक का कलर हो जाएगा, बाहर से डिप करोगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी। बस तुम उसको अंदर से तोड़ के देखोगे, तो अंदर से तोड़ के देखो, दो पीस में ऐसे तोड़ा और ऊपर से ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ पे अंदर से गीली जरूर हो जाएगी वो, है ना, अंदर से आपको यहाँ पे वाटर जरूर आ जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और जो डाई थी उसके मॉलिक्यूल सरफेस पे ही लगे हुए होंगे, तो डाई के मॉलिक्यूल का क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, और वाटर के मॉलिक्यूल अंदर तक गए तो उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। आ रही है बात समझ में? अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना के संबंध में। एड्सॉर्प्शन, इसकी डेफिनेशन क्या हुई बच्चों, एड्सॉर्प्शन, मान लो ये कोयले का या चारकोल का टुकड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हुआ बच्चों, गैसेस, गोली भी आती है एक यूनि इंजाइम करके, ठीक है, बहुत सारी आती है। अब ये इसके अंदर भी क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। मान लो आपके परेशानी हो रही है, इंडाइजेशन वगैरह है, गैसेस फ्लैटुलेंस ज्यादा हो रहा है, तो ये गोली खाने से क्या होता है, जो आसपास वो पेट में गैसेस वगैरह होती हैं वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं उससे, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है, उसमें भी यही होता है। तो बहुत सारी मेडिकेशन में भी एक्टिवेटेड चारकोल रहता है, जिससे चीज़ों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी देखो एड्सॉर्प्शन में अपनों को टर्मोलॉजीज को देखना है और डेफिनेशन को भी देखना है। तो ये चारकोल का पीस है ना, वो आजकल टूथपेस्ट में भी आता है ना, चारकोल टूथपेस्ट में भी होता है। तो सारे जो दांतों पे जो कलर लगा हुआ है वो सारा उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे मंजन करते हैं। ठीक है, हाँ, टूथपेस्ट में तो जमाने भर की चीजें आती हैं, नमक, लौंग, नींबू, पानी, सब सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, छोड़ो। तो ये गैस के मॉलिक्यूल, ये चीज, अब कुछ टर्मोलॉजीज देखो। कुछ गैस के मॉलिक्यूल चारकोल के सरफेस पे आके बैठ गए, ऊपर बैठे हैं। ठीक है, तो जो जो मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आके चिपक गए, क्लिंग हो गए, उन्हें बोला जाता है एडजॉर्बेट। क्या बोलते हो, एडजॉर्बेट। ठीक है, और जिस चीज के ऊपर वो एड्सॉर्ब हुए हैं, जिस पे जाके वो चिपके, जैसे चारकोल पे, इसे क्या बोला जाएगा, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो जिस चीज पे जाके चिपके हैं वो दैट इज योर एडजॉर्बेंट, और जो जाके इसके ऊपर अडहेर हो रहा है, चिपक रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्बेट। तो याद रखने का तरीका है ना, मेरे बहुत पुराने बच्चे जानते हैं, 2017 से मैं पढ़ाता हूँ। तो एडजॉर्बेट को क्या बताता हूँ मैं, जो जाके बैठ गया है, जो जाके बैठ गया है दूसरे उस पर, वो क्या है, तुम्हारा एडजॉर्बेट। ठीक है, और जिसके जिसके ऊपर वो बैठ रहा है तो बेंट हो जाएगा, कोई भी बेंच पे बैठ रहे हो तो बेंट हो जाएगी, तो वो चीज क्या हो जाएगी, तुम्हारी एडजॉर्बेंट। समझ में आ रही है बात?
तो एड्सॉर्बेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मॉलिक्यूल्स विच आर एड्सॉर्बिंग ऑन द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। और एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सब्सटेंस विच प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट। क्लियर है? ये एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट हो गया। अब देखो एक टर्म देखो फिर से, ये कोई सॉलिड चारकोल का ही एक पीस है स्फेरिकल सा, ठीक है, और ये पिंक कलर के मॉलिक्यूल है क्या? एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट, ठीक है। तो चारकोल क्या है? एड्सॉर्बेंट। अब क्या हुआ बच्चों, कुछ मॉलिक्यूल अंदर भी चले जाते हैं, 3-4 मॉलिक्यूल बल्क में चले गए, अंदर को बोलते हैं बल्क और ऊपर को बोलते हैं सरफेस, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल अंदर चले गए, बाकी सारे क्या है? सरफेस पे चिपके हुए। तो इस तरह से कि कौन सा फिनोमिना ज्यादा हो रहा है? एड्सॉर्प्शन। अच्छा, ये जो 4 मॉलिक्यूल अंदर गए उसका क्या हो गया? बल्क में पहुंच गए तो क्या हो गया? अंडर एंट्री मिल गई, तो क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन हुआ है उनका। और बाकी जो सरफेस पे उनका क्या हुआ है? एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा हुई है? एड्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ है या एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है? एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। सो इफ, हाँ, इफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से ज्यादा अगर एड्सॉर्प्शन होता है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। इसका उल्टा देखो अब तुम, इसका उल्टा क्या होएगा? फिर से ये तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है, चारकोल मान लो, कुछ भी हो सकता है, चारकोल है, और इस बार क्या हो रहा है? सरफेस पे मॉलिक्यूल कम ठहरे वो और वो अंदर चले गए, ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादातर मॉलिक्यूल अंदर है। तो इस फिनोमिना को यहाँ पे क्या, कौन सी चीज ज्यादा हो रही है बच्चों? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है एड्सॉर्प्शन से, तो इसे क्या बोला जाएगा? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। वो इसकी डेफिनेशन बोर्ड वाले इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मोर देन एब्जॉर्प्शन देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। डायग्राम बना देंगे पूरे नंबर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन ये वाला बताना होगा। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन, इफ एक्सटेंट ऑफ absorption is more than adsorption then it is called as negative adsorption, right? अब दोनों क्या हो, एक और केस हो सकता है क्या? 10 मॉलिक्यूल अगर 100 मॉलिक्यूल बाहर हैं और 100 ही अंदर हैं, तो फिर क्या बोलोगे उसे? दोनों चीजें बराबर हों, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल बाहर हैं उतने ही मॉलिक्यूल अंदर भी हों। मैं कम बना रहा हूँ जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है उस फिनोमिना को? फिर आगे फिर कोई प्रीफिक्स नहीं लगाते हो, देखो, हाँ, खाली ऑप्शन बोलते हैं। फिर एड और एब ये प्रीफिक्सेस हैं, आगे लग रहे हैं, है ना। जब सरफेस पे लगता है तो प्रीफिक्स लगा देते हो एड, जब अंदर चला जाता है तो प्रीफिक्स लगा देते हो एब, पर दोनों चीजें ही बराबर हो रही हैं तो फिर क्या बोल देते हैं? सॉप्शन खाली, ठीक है। इफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर सेम तो उसे क्या बोला जाएगा? इस फिनोमिना को सिंपली सॉप्शन, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब पहले तो बैठा दिया, अब उसको उठाना भी पड़ेगा ना, ठीक है। देखो, तो ये वाले केस से ही समझते हैं। ये बंद डब्बा है और ये मीटर लगा रखा है प्रेशर नापने के लिए। यहाँ पे एक मेटल का पीस रखा हुआ है और मेटल के पीस पे गैसेस के मॉलिक्यूल क्या हो गए? चिपक गए, क्लिंग कर गए, क्लिंग कर गए, ठीक है। और आप चाहते हो कि इसको हटाना है, तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है। अभी आपने वैक्यूम पंप लगा के वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, तो इस टाइप की कंडीशन है। अब आप चाहते हो कि ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल क्लिंग हो गए मेटल के, उसको हटाना है, तो क्या चीज कर सकते हो बच्चों? मान लो यहाँ पे पिस्टन वाला सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन असेंबली है। अभी इस पोजीशन पे आपने इसको लॉक कर रखा था, यहाँ पे लॉक कर रखा था, है ना, लॉक कर रखा था, जैसे दरवाजे को लॉक करते हो तो इस पोजीशन पे लॉक कर रखा था। अब मान लो तुम्हारे को चाहते हो ये जो पिंक कलर के मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब किए हुए हैं, उसको निकालना है, हटाना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? एनीवन? देखो ध्यान से सुनो, अभी ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उसको एक चीज सपोर्ट क्या कर रही है? एक चीज तो क्या है कि मेटल ने इसको खींच रखा है, इस वजह से यहाँ पे ये चिपके हुए। मेटल के मॉलिक्यूल ने, अभी पढ़ेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, मेटल का जो बल्क है, मेटल का जो स्ट्रक्चर है, उसने इनको खींच रखा है। दूसरी चीज क्या है जो इसको यहाँ पे बैठने पे मजबूर कर रही है? सोचो जरा। जो ये ऊपर गैस के मॉलिक्यूल है, क्यों? ये ऊपर गैस के मॉलिक्यूल चारों तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, इधर इधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब दूर, है ना। तो ये मॉलिक्यूल इनको उठने नहीं दे रहे हैं, एक बार बैठ गए तो बैठे रहो, ठीक है। मतलब जैसे ही ये मॉलिक्यूल मान को उठना भी, ऊपर भी आना चाहता है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल का प्रेशर एकदम से आता है और नीचे वापस से बिठा देते हैं पकड़ के,
समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है, अगर तुम्हारे को इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल प्रेशर बना रहे हैं इस पे, उसको कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को बच्चों, पिस्टन को ऊपर खींच दो, इसमें पिस्टन को ऊपर खींच दो, बहुत ऊपर तक ले गए, ऊपर तक खींच दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी जो पिंक वाले मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, प्रेशर कम हो गया, मतलब दूर दूर हो गया मतलब प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर जैसे ही कम होगा तो अब यहाँ के मॉलिक्यूल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था, जो घूम रहे थे, जो लगा रहे थे एड्सॉर्बेट वाले मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल पे भी अब प्रेशर कम हो गया, तो कुछ मॉलिक्यूल निकल के बाहर आने लग जाएंगे, और कुछ निकल के बाहर आने लग जाए तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, पहले जो एड्सॉर्ब थे, एड्सॉर्प्शन था जिसका, और वो अलग हो गए, तो फिर क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को, डीसॉर्प्शन। डी मतलब होता है रिमूवल, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। बैठे थे जब बोला था एड्सॉर्प्शन, बल्ब के अंदर चले गए थे तो एब्सॉर्प्शन, अगर सरफेस से हट गए तो क्या बोलेंगे, डीसॉर्प्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो अब एनसीईआरटी रीड करने का टाइम है, फटाफट फटाफट। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि शूज में सिलिका रखा जाता है, तो सर उसके यहाँ एनहाइड्रस CaCl2 भी रख सकते हैं अपन, वो एफिशिएंसी, एब्जॉर्ब कर लेगा। एफिशिएंसी सस्ता, कौन सी चीज ज्यादा सस्ती है वो रख सकते हैं ना, एप्लीकेशन तो वही है उसका भी, ठीक है, यस सर। तो बिल्कुल रखा जा सकता है, क्यों नहीं रखा जा, पर कोई चीज मान लो सस्ती है, कोई महंगी है, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी तो होते हैं रखने के लिए, कौन सी चीज की मतलब वो पर्टिकुलर चीज वही खराब नहीं हो जाए, एनहाइड्रस CaCl2 वो सॉल्ट है, वो दूसरी चीज वो एसिड है, तो इस तरह के इफेक्टिवनेस देखना पड़ती है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव, किसका फंक्शनिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, पर प्रिंसिपली दोनों का रखा जाता है, रखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, यस सर। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना दैट ऑकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस पे जो होते हैं, कौन कौन से फिनोमिना हो गए यहाँ पे एनसीईआरटी जो लिख के देती है, कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, कैटालिसिस जो होता है वो भी तो यही होता है बच्चों, कैटालिसिस तुमने पढ़ा है कि, कैटालिसिस भी अभी बताता हूँ चलो, ठीक है। डिसोल्यूशन बताया मैंने, क्रिस्टलाइजेशन बताया मैंने, ये सारे प्रोसेसेस कैसे हैं, जो सरफेस पे होते हैं या इंटरफेस पे होते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद देखा आपने कि सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी को अच्छे से करने के लिए, मिटिकुलसली करने के लिए, ये बहुत इम्पेरेटिव हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास मेटल का बहुत ही साफ सुथरा सरफेस हो, टू हैव अ रियली क्लीन सरफेस। रियली क्लीन सरफेस मतलब उस पर गैसेस के मॉलिक्यूल चिपके हुए नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे क्रिएट किया जाएगा, अंडर वेरी हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम क्रिएट कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स वहां पे रहेंगे ही नहीं, अगर गैसेस का मॉलिक्यूल है ही नहीं तो एब्जॉर्ब क्या करेंगे, वैक्यूम का ऑर्डर क्या होगा, 10⁸ to 10⁻⁹ पास्कल, प्रेशर कितना कर देना है, मैंने वहां पे 1 atm बताया था, तो कितने मॉलिक्यूल आपको हटा देना, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हटा दोगे तो बहुत कम आपको क्या मिलेंगे वहां पे मॉलिक्यूल, तो उसका प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा, वो प्रेशर कितना है 10⁻⁸ to 10⁻⁹ ठीक है। सॉलिड मटेरियल विद सच क्लीन सरफेसेस नीड टू बी स्टोर्ड इन वैक्यूम, ऐसे सॉलिड मटेरियल को कहाँ पे रखना जरूरी है बच्चों, वैक्यूम में रखना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल है अपने एटमॉस्फेयर में वो आके इस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, मेनली कौन सी चीज, ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन एंड डाइनाइट्रोजन। एनसीईआरटी ऑक्सीजन नाइट्रोजन को डाइऑक्सीजन डाइनाइट्रोजन ही लिखती है, वो सही भी है, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ऑक्सीजन बोलो तो ऑक्सीजन एटम भी समझा जा सकता है, इसलिए डाइऑक्सीजन लिखती है, डाइनाइट्रोजन लिखती है, इससे आपको क्लियर हो जाता है मॉलिक्यूल की बात हो रही है, सबको इतना क्लियर है। यस सर। इंटरफेस किसको बोलते हैं, ये जैसे मेटल का सरफेस है, ये मेटल है और आसपास यहाँ गैस भी है एटमॉर्मेंट में आपके, एयर है, ठीक है, तो ये चीज क्या बोली जाती है, दिस इज योर इंटरफेस, दिस इज योर इंटरफेस। बल्क, ये अंदर बल्क है और यहाँ पे एयर मान लो चारों तरफ एयर है, तो बल्क में सॉलिड है और यहाँ पे एयर है, उसके बीच में जो कंपार्टमेंट पार्टीशन है उसे क्या बोला जाता है, इंटरफेस। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये कौन सा इंटरफेस है बच्चों, अंदर सॉलिड मेटल क्या है, सॉलिड है और एयर गैस है, तो आप हाइफन भी लगा सकते हो या डैश भी लगा सकते हो, यहाँ पे डैश लगा दिया मैंने, हाइफन भी लगा सकते हो इंटरफेस को बताने के लिए, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं चलो, इस चैप्टर में हमारे को 3 प्रोसेसेस पढ़ना है, उन्होंने लिखा है, एक तो एड्सॉर्प्शन, ये भी सरफेस फिनोमिना है, कैटालिसिस भी सरफेस फिनोमिना है, और कोलॉइड्स भी सरफेस फिनोमिना है, ये सारे कैसे फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, जब भी तो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। और कोलॉइड्स में आपको इमल्शन के बारे में भी पढ़ना है, जैसे दूध एक इमल्शन है, जेल के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें भी देखना है। चलो आगे देखते, फिर इसके बाद उन्होंने वही सब चीजें बताई हैं कि देयर आर सेवरल एग्जांपल जो बताते हैं कि जो सॉलिड का सरफेस है वो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है ना, और डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी ने,
एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या बताइए? एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस, सरफेस पे इकट्ठा हो जाए, बल्क के अंदर ना जाए, तो उसे क्या बोलते हो तुम? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। सिंपल डेफिनेशन क्या बताइए? द सरफेस क्लिंगिंग ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड और लिक्विड सरफेस, सरफेस क्लिंगिंग, क्लिंग मतलब होता है चिपक जाना, इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑफ सब्सटेंस विच कंसंट्रेट, जो आके जमा हो रहा है उसे क्या बोलोगे? एडसॉर्बेट। ठीक है, सब्सटेंस विच इज अक्यूमुलेटिंग इज कॉल्ड एडसॉर्बेट, और जो जिसके ऊपर ये फिनोमिना हो रहा है, मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमिना हो गया इस वजह से, क्योंकि सरफेस पे हो रहा है सर, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, और आपको एड्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा करवाना है, तो आप क्या करोगे बच्चों? एक कोयले का सिंगल टुकड़ा है उसको रखोगे, या तो बहुत फाइन पार्टिकुलेट मैटर में करोगे? एक कोयले का सिंगल सरफेस, ऐसे इतना बड़ा पार्टिकल है, इतना बड़ा चारकोल का पीस है, तो ये एड्सॉर्ब खाली इतने इतने सरफेस पे, इसका जो सरफेस एरिया है उतने पे एड्सॉर्ब कर सकता है। अंदर जो इसके पार्टिकल है, अंदर जो इसके पार्टिकल है उनका सरफेस तो मैंने यूज करा ही नहीं। अब मैंने क्या करा बच्चों? इसको बहुत फाइनली डिवाइडेड पाउडर में मैंने तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये बाहर वाले मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, जो बाहर मॉलिक्यूल थे वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, साथ साथ ही अंदर के मॉलिक्यूल का भी सरफेस एरिया फ्री हो गया, फ्री हो गया। अब यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन होगा, इसके सरफेस पे भी एड्सॉर्प्शन होगा, इसके सरफेस पे भी एड्सॉर्प्शन होगा, बाहर वाले के उस पे तो हो ही रहा था, पहले तो बाहर वाले लेयर पे जो मॉलिक्यूल थे उसी पे एड्सॉर्प्शन हो रहा था, अब जो अंदर बल्क वाले भी थे उस पे भी एड्सॉर्प्शन होगा। तो किसी चीज को अगर आपको एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी को बढ़ाना है तो किसी चीज को क्या कर देना है? फाइनली डिवाइडेड स्टेट। इस वजह से कैटालिसिस में लिखा होता है फाइनली डिवाइडेड ये, फाइनली डिवाइडेड कार्बन, और है ना, इस टाइप से लिखा हुआ होता है। इससे क्या होता है? एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है तो आपको अगर कैटालिसिस कराना है, कैटालिसिस भी सरफेस फिनोमिना है, तो जितना ज्यादा एब्सॉर्प्शन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगी। समझ में आ रही है बात क्या? इसलिए ज्यादातर मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन को क्या बनाया जाता है? कोलॉइडल स्टेट में बनाया जाता है। ठीक है, आंख में डालने वाली मेडिसिन, पेट में, ये जो मैंने यूनिएंजाइम का बताया था, उसमें भी बहुत फाइनली डिवाइडेड कोलॉइडल स्टेट में या छोटे छोटे पार्टिकल के स्टेट में बनाया जाता है। जितने ज्यादा छोटे पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। बात आ रही है कि सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है? ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो फाइनली डिवाइडेड स्टेट होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इस वजह से चारकोल, सिलिका जेल, तो इस वजह से सिलिका जेल को भी छोटे छोटे बॉल के फॉर्मेट में रखते हैं, चाहे तो उसका पूरा क्रिस्टल रख सकते थे, और अपन क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे बॉल के फॉर्मेट में रखते हैं, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही इसी वजह से क्ले, कोलॉइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, मेटल्स को भी जितने फाइनली डिवाइडेड स्टेट में लेते हो उतनी ज्यादा। आप जिंक ग्रैन्यूल क्यों डाला करते हैं? जिंक क्यों नहीं डालते थे? जिंक ग्रैन्यूल डालते थे तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाती है। रिएक्शन भी तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें भी टकराना होता है, तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होगा, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया था। तो ये सारी चीजें गुड एब्जॉर्बेंट होंगी, ये सारी चीजें गुड एब्जॉर्बेंट होंगी जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में है। आगे एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने कि O2H2CO Cl2 NH3 SO2 गैस को बंद वेसल में ले लिया, बंद वेसल में ले लिया तो क्या हुआ? और उस बंद वेसल के अंदर मैंने चारकोल डाल दिया, तो चारकोल क्या काम करेगा बच्चों? इन सारी गैसेस को क्या कर लेगा? एड्सॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस। जैसे ही एड्सॉर्ब करेगा तो कंटेनर में प्रेशर क्या हो जाएगा? इन चीजों का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इन गैसेस का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। द गैस मॉलिक्यूल कंसंट्रेट हो जाएंगे चारकोल के सरफेस पे, और गैसेस एड्सॉर्ब हो जाएंगे इसकी सरफेस में, चारकोल की। तो ये गैसेस किसका एग्जाम्पल हो गई? एड्सॉर्ब बेट, बैठ रही है ना जाके, और जिसके ऊपर बैठ रही है वो क्या है? एड्सॉर्बेंट, है ना? एग्जामिनर के सामने मत बोलना। एल्यूमिना जेल क्या है? एल्यूमिना जेल भी एल्यूमिनियम का Al2O3 का ऑक्साइड होता है, उसको छोटे छोटे उसमें जेल के फॉर्म में रख दो, वो भी एड्सॉर्प्शन का काम करता है। कहाँ लिखा हुआ है एल्यूमिना जेल? कहाँ पे? सिलिका जेल के पास में, सिलिका जेल के पास में ऊपर। हाँ, एल्यूमिना जेल मैं आपको भेजूंगा। एल्यूमिना जेल कैसा होता है आप सर्च करना इमेज में। एल्यूमिना होता है Al2O3, उसका ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ जेल रहता है, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, कोई और मिथिलीन ब्लू ले लिया तुमने, है ना? किस कलर का होता है? मतलब पेन की डाई ले, पेन का इंक ले लिया तुमने, वही चीज लिखी हुई है इसमें भी, और उसमें तुमने चारकोल डाल दिया। ब्लू कलर का डाई का सॉल्यूशन था, चारकोल डाल दिया ब्लैक कलर का। थोड़ी देर बाद देखोगे क्या हो जाएगा? पूरी डाई का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाई में कलर इंपार्टिंग मॉलिक्यूल थे जो उसको ब्लू कलर दे रहे थे, ठीक है। वो सारे ब्लू कलर इंपार्ट करने वाले पार्टिकल इस पे जाके चिपक जाएंगे, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना? यही चीज लिखी है इसमें। इज एडेड, चारकोल को डालेंगे तो सॉल्यूशन को वेल चेक करोगे, इट इज ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा। द मॉलिक्यूल
द मॉलिक्यूल ऑफ द डाई, जिसकी वजह से कलर था, एक्यूमुलेट हो जाएगा चारकोल के सरफेस पे। आगे देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ने का जूस की, जब उसको एनिमल चारकोल के बेड पे से पास कराया जाता है, मैंने बना के बताया था, तो वो भी क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि कलर इंपार्टिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला एग्जांपल देखो, एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल रखते हैं तो एयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल गेट एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द जेल। ठीक है, तो इस सभी एग्जांपल से क्या क्लियर हो जाता है कि सॉलिड की सरफेस हो या लिक्विड की सरफेस हो, कैन होल्ड, हाँ सॉलिड की सरफेस कैन होल्ड गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना। देखो इस केस में मिथिलीन ब्लू वाले केस में, मिथिलीन ब्लू वाले केस में चारकोल ने कौन से मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करा था, कौन सी स्टेट में थी मिथिलीन ब्लू, लिक्विड के मॉलिक्यूल से, है ना। और जब ये गैसेस की बात आई थी, ठीक है, जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करा था, जब वो क्या थी, गैस आके बैठी थी चारकोल के ऊपर, ठीक है। तो सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस आके एब्जॉर्ब हो सकती है, सॉलिड सरफेस के ऊपर से लिक्विड के मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो सकते हैं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और द प्रोसेस आगे लिखा है कि इसको हटाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट को हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज डीसॉर्प्शन, डी मींस रिमूवल। ठीक है, आगे देखो जल्दी से, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस। सबसे पहली बात तो क्या है बच्चों, एड्सॉर्प्शन में सब्सटेंस खाली कंसंट्रेट होगा, इकट्ठा होगा सरफेस पे, अंदर नहीं जाएगा, डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस। ठीक है, धूल मिट्टी आपके खून के अंदर थोड़ी जाके मिल जाती है, स्किन पे चिपक जाती है ना। उसके बाद आगे देखो, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। जैसे चौक के एग्जांपल मैंने लिखा था, यहीं पे लिखा हुआ है वो, when a chalk stick is dipped in ink, surface retains the color of the ink due to adsorption, तो ब्लू कलर बाहर के बाहर ही रह जाएगा। while the solvent मतलब पानी, पानी अंदर तक चला जाएगा, क्योंकि आप तोड़ के देखोगे तो चौक गीली दिखेगी अंदर से, इसका मतलब पानी आया है उसके अंदर, पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और डाई के मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन। आ रहा है समझ में, ठीक है। A distinction can be made between absorption and adsorption by taking example of water vapor. एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का एक और डिफरेंस बता सकते हैं, वो बोल रहे हैं वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय, देखो मैंने जो बताया था, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन करता है पानी का, बट एड्सॉर्ब बाय सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या करता है, एड्सॉर्प्शन करता है। इन अदर वर्ड्स, इन एड्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस, while in absorption the concentration is uniform throughout the bulk of the solid. Both adsorption and absorption can take place, साथ में भी हो सकते हैं, वो बराबर एक्सटेंड के होंगे, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। The term sorption is used in describing both the process. ठीक है, अब मैकेनिज्म समझेंगे बच्चों, है ना, मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन समझेंगे। ध्यान से देखो सभी बच्चे, एक सॉलिड मेटल ले लिया मैंने, कहाँ गया, नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, हाथ से बना देंगे। मान लो कोई मेटल का सरफेस है, मेटल है पूरा, मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें जो बल्क में एक पार्टिकल मैंने बनाया, इसका बिहेवियर देखो, बल्क के अंदर जो पार्ट, बल्क मतलब अंदर की तरफ जो पार्टिकल है उसका बिहेवियर देखो। तो ये पार्टिकल जो है सेंटर में, उसको सी बोल देता हूँ, तो एक पार्टिकल इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, चारों डायरेक्शन में पार्टिकल बना दिया। 3 डायमेंशनल बता पाता मैं तो आगे पीछे भी बना देता, ऊपर नीचे मतलब यहाँ पे। तो देखो अब क्या होता है बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में क्यों है मेटल, क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस, अगर एटम है तो इंटर एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे होते हैं, सबसे स्ट्रांग होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो इसको साथ में रखे हुए। तो इस सी वाले मॉलिक्यूल पे, सी वाले मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। सी वाले मॉलिक्यूल को या एटम को, एटम है अगर मेटल है तो एटम बोलना चाहिए, तो सी वाले एटम को, एटम का ये वाला जो एटम है वो भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो आगे पीछे कहीं जाएगा क्या ये सी, मतलब ये राइट लेफ्ट में जा सकता है क्या, तो राइट लेफ्ट में इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स क्या है, बैलेंस है। बात आ रही है समझ में, है ना। ऐसे ही देखो ऊपर वाला ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला एटम भी क्या करेगा, सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही जो नीचे वाला एटम है वो भी सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सारे डायरेक्शन के फोर्सेस क्या है, इस पे बैलेंस है। आप बोलोगे इधर जो एटम है वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक ऑर्डर होता है बच्चों एटॉमिक फोर्स का, इससे दूर नहीं लगता है।
तो इतने इसके आसपास के मॉलिक्यूल, इसके पास के एटम ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दूर वाला बहुत कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल ही हो जाता है, तो इसके आसपास ही अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा। तो ये वाला एटम पे सारे जो बल्क में जितने भी पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, उस पे फोर्स कैसे हैं बच्चों? फोर्सेस, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो या बैलेंस, इसको ऐसा लिखते हैं। और एक सरफेस मॉलिक्यूल को देखो, इसी सॉलिड के एक सरफेस मॉलिक्यूल को देखो, ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में एक एटम हो सकता है, राइट में एक एटम हो सकता है, नीचे भी एक एटम हो सकता है ना। तो इस तरफ देखो, राइट की तरफ से ये अट्रैक्ट कर लेगा इसको, लेफ्ट की तरफ से ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो राइट लेफ्ट डायरेक्शन में तो फोर्सेस इस पे क्या है? बैलेंस है ना। नीचे वाला नीचे वाला एटम भी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऊपर से इसको कोई बैलेंस करने के लिए फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स में, किसके अट्रैक्टिव फोर्स में? इसके नीचे वाले एटम पर कोई भी पार्टिकल ये नहीं चाहता उस पर हाँ अनबैलेंस फोर्स रहे। अब ये फोर्स को बैलेंस कैसे करेगा? ध्यान से देखो बच्चों, मान लो आप एक वो इस तरह का झूला होता है ना गार्डन में, ठीक है, तो हाइट लंबी करने के लिए तो आप आराम से यहाँ लटके हुए थे, ठीक है, लटके हुए थे इस टाइप। आपने बहुत लूजली पकड़ रखा था, ग्रिप कैसी कर रखी थी? लूजली थी, ज्यादा आपने टाइट नहीं पकड़ रखा था। आपका दोस्त आया मस्ती करने के लिए, ठीक है, और उसने नीचे से पकड़ के ऊपर से नीचे आपको पकड़ के खींच दिया। तो जैसे ही वो आपको नीचे पकड़ के खींचेगा, तो आप क्या कर लोगे बच्चों? इस वाला ये जो मेटल का बार है ना, ये जो झूले का ये जो बार है, उसको टाइट पकड़ लोगे। और टाइट क्यों पकड़ लोगे? जैसे ही टाइट पकड़ोगे तो ये जो मेटल का बार आपको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये फिजिक्स की बात है, ठीक है, मतलब नीचे गिरने से बचा लेगा। बात आ रही है समझ में क्या? तो ऐसे ही ये वाला मॉलिक्यूल तो नीचे चला जाना चाहिए, तो इस पे तो अनबैलेंस फोर्स है, पर ये जाता नहीं है नीचे। नीचे क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इस पे किसी ने फोर्स को बैलेंस, किसी पार्टिकल ने इसके फोर्स को बैलेंस कर रखा है। अगर फोर्स लग रहा है तो उसको चलना चाहिए और जाके इससे टकरा जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो ये जो सॉलिड का सरफेस, ये जो मेटल का ब्लॉक है, इसके आसपास ये इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। अपने इन्वायरमेंट में क्या होती हैं? गैसेस होती हैं, है ना, चारों तरफ गैसेस होती हैं। तो अब वो क्या कर लेता है, जैसे आपने इसको ये जो मेटल का बार इसको पकड़ के टाइटली खींच लिया, वैसे ये क्या करेगा? बहुत हवा में उड़ो तुम लोग, है ना, एयर के मॉलिक्यूल को बोलेगा अब आके मेरे पास आके अट्रैक्ट हो जाओ। जैसे ही ये आके अट्रैक्ट होगा यहाँ पे, इसको बुला लेगा, यहाँ से जा रहा था मानना है ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, तो फिर ऐसे उसको खींच लिया नीचे, और नीचे खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया, मतलब अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे बुला लिया, सरफेस पे बुला लिया। मैं थोड़ी गैप बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत गैप रहती है, ऐसा जरूरी नहीं बिल्कुल चिपक जाए ना। यहाँ पे आके इसको यहाँ पे बुला लिया। अब क्या होएगा बच्चों? अब देखो इन दोनों के बीच में, देख येलो वाले पार्टिकल को ये व्हाइट वाले ने नीचे खींचा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से व्हाइट वाले को येलो वाले ने किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ, है ना। समझ में आ रही है बात? ये व्हाइट वाले ने येलो वाले को नीचे पकड़ के बुलाया, तो येलो वाला भी क्या करेगा बच्चों? ये व्हाइट वाले पार्टिकल, मेटल के व्हाइट वाले पार्टिकल को ऊपर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ठीक है, और इस वजह से क्या होगा? इस व्हाइट वाले पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ऊपर की तरफ भी फोर्स आ गया, नीचे तो था ही, तो नेट फोर्स अब क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना होता है। एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना किस रीजन की वजह से हो रहा है बच्चों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल पे क्या होता है हमेशा? सरफेस एटम्स सरफेस एटम्स हैव अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबको आ रही है बात समझ में? यस सर। तुम लोगों के वीडियो क्यों बंद हैं बाकी लोगों के? इस वजह से ये एड्सॉर्प्शन होता है। अब ये इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्प्शन हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों है कि गैस को मॉलिक्यूल को आके बैठना है, इसलिए बैठना है ना, क्योंकि मेटल के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस से जूझ रहे थे। उन्होंने जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल आसपास से गुजर रहे थे, पकड़ के खींच लिया। पकड़ के खींचने से उनका क्या फायदा हुआ? अगर येलो वाले को इसने खींचा है मेटल के पार्टिकल ने, तो मेटल के पार्टिकल को भी ऊपर खींचा जाएगा। ऊपर खींचा जाएगा तो इसका भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से एड्सॉर्प्शन होता है। क्लियर है सबको? और गैस, ऊपर वाली जो गैस है उसका प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब ऊपर जो एयर थी उसका प्रेशर जितना ज्यादा, मतलब एयर के पार्टिकल और पास है, तो और आसानी से क्या हो जाएंगे? वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अगर यहाँ का प्रेशर, इसका सराउंडिंग प्रेशर कम कर दूं, तो अब क्या चांसेस है कि एड्सॉर्प्शन होने के चांसेस अब कम है। ठीक है, तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। पढ़ो, यही चीजें लिखी हुई है। चलो एक और चीज बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ना। delta G, this is called as Gibbs
फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा लगा हुआ है मतलब चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब इस प्रोसेस के लिए जो भी प्रोसेस खुद ब खुद हो जाती है नेचर में बच्चों, उसे बोला जाता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और जो खुद ब खुद नहीं होती है उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। पानी ऊपर से नीचे आता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसी होगी बच्चों तुम्हारी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फ्री एनर्जी चेंज घटेगी ना, अगर प्रोसेस हो फ्री एनर्जी चेंज, बाद वाला कम होगा, पहले वाला ज्यादा होगा एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो फ्री एनर्जी चेंज जब नेगेटिव होता है तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और अगर पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो एड्सॉर्प्शन क्या खुद ब खुद हो जा रहा है क्या, देखो ये यहाँ पे मैंने मेटल का पीस खरीद के लाया और यहाँ पे रख दिया, और तुम देखोगे क्या आसपास की गैस आके इस पे क्लिंग कर गई, तो खुद ब खुद हो गया, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नेचर में खुद ब खुद हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो डेल्टा जी फॉर एड्सॉर्प्शन, डेल्टा जी लिख दिया, कौन सी प्रोसेस के लिए लिख रहा हूँ वहां पे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, डेल्टा जी फॉर एड्सॉर्प्शन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है सबको क्या ये बात? यस सर। यस सर। चलो फिर देखो, ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, अभी बहुत रेंडमली है ना, जब घर में कोई नहीं होता है तो कमरा अपना कैसा होता है, बहुत बिखरा हुआ होता है, ठीक है। रेंडमली है गैसेस के मॉलिक्यूल, पर मैंने क्या रखा, इसके आसपास एक मेटल का ब्लॉक ला के रख दिया, तो अब ये सारे मॉलिक्यूल क्या होने लग जाएंगे बच्चों, लाइन से जमने लग जाएंगे। तो और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, स्कूल में जब टीचर नहीं रहता बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है, और डिसऑर्डरनेस का मेजर होता है एंट्रोपी, क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, है ना। जैसा कोई सा स्ट्रिक्ट टीचर आता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लाइन बना खड़े हो, लाइन बना के खड़े हो, वो लाइन बनाना पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे ये उसके लिए टीचर जैसा ही है। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल ने क्या करा, इन सारे गैस के मॉलिक्यूल को जो इनको आज़ादी थी इधर उधर घूमने की, उनकी आज़ादी छीन के क्या कर दिया, सबको लाइन से जमा दिया। तो इसने इसकी एंट्रोपी को क्या कर दिया, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में एंट्रोपी क्या हो जाएगी बच्चे, एंट्रोपी मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, कितनी चीजें बिखरी हुई हैं और यहाँ पे आगे वो सब सारी चीजें जम गई, तो एंट्रोपी क्या हो गई यहाँ पे बोलो, एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। सबको क्लियर है ये बात का? यस सर। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज भी क्या होता है बच्चों, एंट्रोपी चेंज, ठीक है। डेल्टा एस, एंट्रोपी का सिंबल एस होता है, वो भी कैसा होएगा बच्चों, नेगेटिव। पहले डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी अब कम हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव साइन है। डेल्टा एस भी कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब एक इक्वेशन थी, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है, पढ़ेंगे अपन, देखो मैं लिख देता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर टाइम्स डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। समझाता हूँ, देखो अभी ये बताओ, आपने देखा मैं सब में सबस्क्रिप्ट में एड्सॉर्प्शन लगा देता हूँ, यहाँ भी एड्सॉर्प्शन लगा देता हूँ, यहाँ भी एड्सॉर्प्शन लगा देता हूँ। डेल्टा जी फॉर एड्सॉर्प्शन कैसा आता है बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एस एंट्रोपी का चेंज कैसा होता है, पहले डिसऑर्डर रहते हैं मॉलिक्यूल, फिर ऑर्डर में आ जाते हैं, मतलब डिसऑर्डरनेस कम हो गई, तो डेल्टा एस भी कैसा होता है, नेगेटिव। बाद में याद करने का बताऊंगा, तीनों ही नेगेटिव होते हैं, कोई डरने की बात नहीं, तीनों चीजें, तीनों पैरामीटर ही क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। अब डेल्टा एच क्या है, जब एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होता है तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, ये चीज अपनों को देखना है। तो जब एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होता है तो हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं है, ठीक है।
तो जब भी कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर दो, मान लो कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं प्लस और माइनस, जब पास पास आते हैं तो क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड सा फर्क है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली। मान लो ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, अगर ये पास पास आ रहे हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगी बच्चों, हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। बात आ रही है, अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट आ रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंडर में कोई भी चीज आती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और इनको दूर करना होता है तो तुम्हारे को एनर्जी देना पड़ती है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन के एटम में, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों ने जब अट्रैक्ट करके पास आए थे तब एनर्जी रिलीज हुई थी। उस रिलीज हुई, जो रिलीज एनर्जी हुई थी उसको वापस तुम्हारे को देना पड़ेगा जब जाके अलग होंगे। वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, -13.6 n²/z, ऐसे ही कुछ होता है ना शायद, है ना, ऐसे ही कुछ होता है एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो अट्रैक्टिव है, बॉन्डेड है, तो एनर्जी रिलीज हो गई थी जब ये सिस्टम बना था, तो अब वापस से आपको अलग करना है तो आपको एनर्जी देना पड़ती। तो अब यहाँ पे देखो नए अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टैब्लिश हो रहे हैं। एड्सॉर्प्शन में भी क्या हो रहा है, मेटल की सरफेस है उस पे गैस मॉलिक्यूल आकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अट्रैक्ट होते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी बच्चों, रिलीज होती जाएगी। तो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना कैसा है, एक्सोथर्मिक। हीट एनर्जी क्या होती है, एक्सो मतलब बाहर, हीट एनर्जी बाहर जाती है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। एक्सो मतलब पहले मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, अब तुमने 50 रुपए किसी को दे दिया, तो अब कितने बचे तुम्हारे पास, 50 बचे। तो चेंज निकालो, 50 माइनस 100, बाद में 50 है पहले 100 थे, तो 50 माइनस 100 क्या आएगा, -50, है ना। तो कोई चीज कम हो गई बाद में, तो उसका जब चेंज निकालोगे तुम, चेंज इन एंथैल्पी, तो वो चीज क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो डेल्टा एच भी क्या होता है एड्सॉर्प्शन के लिए, नेगेटिव। तो तीनों पैरामीटर ही नेगेटिव होते हैं। डेल्टा जी फॉर एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा एच इज also negative, delta H adsorption is also negative because adsorption involves attractive forces. ठीक है, minus T delta S, delta S, why delta S is negative, delta S is negative because previously when adsorption नहीं था तब डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, जब एड्सॉर्प्शन हो गया तो मॉलिक्यूल लाइन से जम गए तो डिसऑर्डरनेस कम हो गई, रैंडमनेस कम हो गई, अब ऑर्डरनेस बढ़ गई, तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। अब सोचो LHS को नेगेटिव बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होंगी, इधर देखो। अब RHS में ये चीज तो नेगेटिव है, चलो अब ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव साइन मिलके ये वाला टर्म हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक नंबर मान लेते हैं, मान लो ये -12 है, डेल्टा एच की वैल्यू -12 है, नेगेटिव में रहता है ना हमेशा, और ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। पॉजिटिव नंबर मान लो, तो इस नंबर को कितना होना चाहिए बच्चों, हमेशा +12 से कम। अगर +12 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल्टा एच 0 हो जाएगा तो प्रोसेस होगी नहीं। अगर +14 हो गया, +14 हो गया मतलब प्रोसेस कैसी हो जाएगी, -12 + 14 + 2 हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी हमेशा, इसका मैग्नीट्यूड की बारे में बात करूं, साइन हटा दो, मॉड ले लिया मैंने, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, T डेल्टा एच के मॉड से ज्यादा होना चाहिए। तभी डेल्टा एच 12 है तो इसका मॉड कितना रहना चाहिए, 10 हो गया, मान लो 10 चलेगा क्या, हाँ चलेगा। -12 + 10 करोगे तो कितना होगा, -2 ही आएगा, -2 ही आएगा। तो इसका मॉड बोल रहा हूँ मैं, है ना, साइन नहीं देखना है साइन। इसका मॉड डेल्टा एच का यहाँ पे देखो 12, और यहाँ पे T डेल्टा एच का कंबाइन कितना है 10, तब जाके क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और डेल्टा जी तब नेगेटिव। बात आ रही है सबको समझ में, है ना। तो टेम्परेचर क्या रखोगे, ये चीज तो फिक्स है, ये चीज तो फिक्स है। इस चीज को T डेल्टा एस वाले टर्म को कम ज्यादा कौन सी चीज कर सकती है बच्चे, टेम्परेचर। तो इस वजह से तुम लोअर टेम्परेचर रखोगे तो इट विल फेवर्स एड्सॉर्प्शन। T की वैल्यू कम होगी, जितनी वैल्यू T की कम होगी उतना T डेल्टा एस छोटा होगा, और T डेल्टा एस जितना छोटा होगा उतने चांसेस होंगे कि डेल्टा जी नेगेटिव है। तो अगर हायर टेम्परेचर कर देते हो तुम, हायर टेम्परेचर कर दोगे तो क्या होगा, डिसऑर्प्शन हो जाएगा। ये बात आ रही है क्या समझ में। देखो ये मेटल का सरफेस है, इस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल क्लिंग किए हुए थे, चिपके हुए थे, ठीक है। तुमने नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट करने लग गया, हीट करने लग गया। अब हीट करोगे तो क्या होगा बच्चों, सब चीजों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये जो फोर्स, ये जो बॉन्ड बना हुआ था इसके बीच में, फिजिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड जो भी, वो ये सारे टूट जाएंगे और ये मॉलिक्यूल डिसऑर्प्शन होने लग जाएगा। क्यों डिसऑर्प्शन हो जाएगा, इस इक्वेशन से पता चल रहा है तुम्हारे को, क्या कि जैसा जैसा हायर टेम्परेचर करोगे तो T डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी होती जाएगी, और जब जैसे ही ये T डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच के बराबर होगी तो 0 हो जाएगी और डिसऑर्प्शन चालू हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। हाँ, तो एक क्वेश्चन क्या आता है, सारे टर्म ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन
कौन कौन सी चीजें नेगेटिव होती हैं। तो एक क्वेश्चन आया था एक बार, तो आपको क्या मैंने बताया बच्चों, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, है ना, तीनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन। कुछ चीजें एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन, वो बाद में बताऊंगा मैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। ठीक है, पढ़ो इसको जरा 2 मिनट। कौन सा पैराग्राफ बोल रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन को पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ, अंडरलाइन भी करता हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा बच्चों, जब डेल्टा जी 0 हो जाता है, मतलब होता है इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब डिसऑर्प्शन चलो। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब अटेंड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता रहता है बच्चों, इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये मेटल का ब्लॉक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल पहले से ही एडसॉर्ब थे, तो ये चीज भी क्या है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब कहने का ये कि दो मॉलिक्यूल नए आके एडसॉर्ब हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल नए आके एडसॉर्ब हो रहे हैं, उसी सेम टाइम पे दो मॉलिक्यूल डीजॉर्ब हो रहे हैं। तो 100 एडसॉर्ब थे, दो नए मॉलिक्यूल आ गए 102, उसी टाइम पे दो बाहर चले गए, तो कितना नेट कितना है यहाँ पे, कितने मॉलिक्यूल एडसॉर्ब है यहाँ पे बच्चों, 100। तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे तुम, इक्विलिब्रियम है ये। इक्विलिब्रियम कब आएगा बच्चों, जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए, और डेल्टा जी की वैल्यू कब 0 होगी, जब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच। ठीक है, हाँ, और ये कैसे कब आती है, जैसे जैसे प्रोसेस होती जाती है तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस को ऑक्यूपाई कर चुके होते हैं, फिर आने वाले मॉलिक्यूल, अब आने वाले मॉलिक्यूल कम होंगे और जाने वाले ज्यादा होंगे। पहले आने वाले ज्यादा थे, जब ये पूरा क्लीन सरफेस था तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा था, डिसऑर्प्शन कम हो रहा था। पर जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता गया तो सरफेस तो कम बचा, तो डिसऑर्प्शन होना ज्यादा चालू हो जाता है। फिर क्लियर है सबको, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन देख लेंगे अब कल। ठीक है, क्या अभी तो 15 मिनट पढ़ेंगे। खाना खाना है क्या, किसने नहीं खाया, आया, समझ में आ गया सबको, कितना समझ में आया। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ ना, 5 मिनट, 5 मिनट बस। ये मेटल का सरफेस है, इसे क्या बोलोगे तुम, एडसॉर्बेंट। ठीक है, एडसॉर्बेंट। अब जो पार्टिकल या जो गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर आकर एडसॉर्ब हो रहा है उसे क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेट। 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 अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स अगर वंडरवॉल फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, तो इस तरह के एड्सॉर्प्शन को बोला जाता है फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, और अगर अगर कोई ये अट्रैक्टिव फोर्स केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड ही बन गया है, दो मॉलिक्यूल या दो एटम पास में आते हैं और उनके बीच में ऑर्बिटल का ओवरलैप हो जाता है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर केमिकल बॉन्ड बन जाए तो इस तरह के एड्सॉर्प्शन को क्या बोला जाता है, केमिसॉर्प्शन। और अगर खाली वंडरवॉल फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, दूर से ही है और दूर से ही अट्रैक्शन लग रहा है, और केमिकल बॉन्ड में क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा पास आके ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, तो इसे क्या बोलोगे,
chemisorption, है ना. If adsorption is as the result of the chemical bond, then it is called as chemisorption. और अगर adsorption is a result of van der Waals bond बना है तो उसे क्या बोला जाएगा, physisorption. ठीक है. अब देखो एक बात बताओ, सेकंड पॉइंट देखो, physisorption तो क्या होगा, किसी के साथ भी क्या हो सकता है, अट्रैक्ट वंडर वॉल फोर्स तो किसी के बीच में भी लग सकता है, यूनिवर्सल फोर्स है बच्चों, है ना. कोई भी दो मॉलिक्यूल होंगे, उनके पास अगर पोलैरिटी है, उनके बीच में ये फोर्सेस लग सकते हैं. तो ऐसा कोई नेचर नहीं है कि ऑक्सीजन आएगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा ये मेटल, अगर इसको फिजिसॉप्शन करना है, या हाइड्रोजन गैस आएगी तो ही होगा, अमोनिया गैस आएगी तो ही होगा. तो फिजिसॉप्शन क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि दो फोर्सेस, दो एटम्स जिनके बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस है, एक डेल्टा पॉजिटिव एक डेल्टा नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे. पर केमिकल बॉन्ड, हर किसी के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है क्या, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बहुत रेयरली हाई टेम्परेचर पे बनता है, जब बिजली चमकती है, जब हाई टेम्परेचर. तो केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं. पर नाइट्रोजन, वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंपैरेटिवली आसानी से जुड़ जाता है अमोनिया बनाने के लिए. तो केमिकल बॉन्ड अगर बन रहा है तो केमिसॉप्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. समझ में आ रही है बात क्या. तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स किया जा सकता है क्या, तो जो तुम डिसऑप्शन बोल रहे थे वो इसी के लिए बोल रहे थे, इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है. किसको, फिजिसॉप्शन को. आप क्या करोगे, रिवर्स करने के लिए प्रेशर कम कर दो या टेम्परेचर बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, ये सारे एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, यहाँ से डिसऑप्शन हो जाएगा. पर ये वाली प्रोसेस कैसे है, इरिवर्सिबल. समझ में आ रही है बात. केमिकल बॉन्ड बन गया तो एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, वही वाली फिर से बात आ जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. अब ये पॉइंट मैं कल बताऊंगा. मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस आसानी से एब्सॉर्ब हो जाएगी. और यहाँ पे देखो ये वीक बॉन्ड है, फिजिसॉप्शन वीक बॉन्ड की वजह से बन रहा है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी ज्यादा रिलीज नहीं होगी, इस वजह से जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी वो भी लो होगी. कितनी एनर्जी निकलेगी बच्चों, 20 to 40 किलो जूल पर मोल. ठीक है. पर केमिसॉप्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बनता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे ऑर्डर याद रखना, 82 to 40 किलो जूल पर मोल. क्लियर है सबको, है ना. देखो लो टेम्परेचर, ये तो समझा ही चुका हूँ, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. और इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होते जाएंगे, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल सारे के सारे उड़ते चले जाएंगे. ये वाले केस में क्या होगा, केमिसॉप्शन के केस में क्या होगा बच्चों, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर. क्यों, तो केमिकल बॉन्ड बनाना है बच्चों, शुरू में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है. बॉन्ड फॉर्मेशन करना है किसी भी, जैसे कोयले को जला रहे हो तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, पहले तुम्हारे को एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ती है ना. जितनी ज्यादा तुम एनर्जी देते हो तो उतनी तेजी से वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल, जितने तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो उतने अच्छी काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलिजन होता है. और रिएक्शन कैसी होती है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल टकराते हैं तो आसानी से वो बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और रिएक्शन हो जाती है. तो यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मिलेगी इनको, ज्यादा मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी और आसानी से बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन. और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाती है बच्चों, हीट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. और टेम्परेचर कम करोगे, घटाओगे, तो केमिसॉप्शन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना. और यहाँ पे देखो अगला पॉइंट यही लिखा है, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी जैसी चीज कोई रिक्वायर्ड नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड. व्हाई, बिकॉज केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं केमिसॉप्शन. आठवां पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया. इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा. ये पॉइंट तो इसमें भी ट्रू है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. और 9th वाला पॉइंट क्या है, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. बहुत सारी लेयर बन जाएंगी. ठीक है. और इसमें एक ही बनेगी, क्योंकि मान लो जैसे हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया, तो इसने हाइड्रोजन ने इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाया, इसके साथ ये नए बॉन्ड बन रहे हैं. नए बॉन्ड बनते हैं तो पुराने बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, टूट जाएगा. हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया. अब जैसे हाइड्रोजन आके जुड़ा तो मान लो यहाँ तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई इसकी, जिससे ये जुड़ रहा है. तो अब एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा तो क्या वो जुड़ पाएगा क्या इससे, नहीं. तो एक ही लेयर बनेगी फिर, जो एड्सॉर्बेट है उसकी एड्सॉर्बेंट पे एक ही लेयर बनेगी केमिसॉप्शन में, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं. बॉन्ड जैसे ही बनते हैं तो सैचुरेशन या वैलेंसी पूरी हो जाती है,
और फिजिक्स ऑप्शन में तो ऐसा बॉन्ड वॉन्ड वाली चीज है ही नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स है। एक लेयर बनी अट्रैक्शन की वजह से। अब दूसरा लेयर आएगा तो आपको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मास। बीच में कोई मास या कोई चार्ज आ जाए तो उसके बीच में फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये आप दोनों उसमें पढ़ते हो, ग्रेविटेशन में भी हो। तो ये तो चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स में बीच में कोई दूसरा चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और इसका भी अट्रैक्शन हो रहा होगा इसके साथ, तो ये भी आके जुड़ जाए। कब तक जुड़ता जाएगा? जब तक इसका फोर्स एक सफिशिएंट फोर्स है जिससे ये बांध सकता है। जब फोर्स वीक हो जाएगा तो फिर उससे ज्यादा लेयर नहीं मिलेंगी। मान लो 3 लेयर है, 4 लेयर है, उसके बाद वो फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया मेटल का, तो फिर इस वजह से फिर वो बाउंड नहीं होगी। तो फिजिक्स ऑप्शन में कैसा देखने को मिलता है बच्चों? मल्टी मॉलिकुलर लेयर देखने को मिलता है। और केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है? यूनिमॉलिकुलर। एक पॉइंट समझने का रह गया अपना, कौन सा? दैट इज योर पॉइंट नंबर 4, वो आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। इतना पढ़ के आओगे। अब ये जो मैंने टेबल से पढ़ा है ना, ये पूरा इसमें यही लिखा है, टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। इसको पढ़ना जरा, इस पैराग्राफ को यहाँ से लेके यहाँ तक यही चीज लिखी है, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट से पढ़ना, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं, उसको पूरा करते हैं। कल कैटालिसिस में निपटाएंगे, फिर परसों से कोलिजन कोलॉइड्स पढ़ेंगे। कोलॉइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आना है ना एनसीईआरटी। चलो थैंक यू सर। Thank you, sir.